हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू सुपर ग्रेड्स। दिस इज राहुल शर्मा। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अभी के सभी प्रीवियस वीडियोस में हमने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक एक टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर को कवर किया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कवर किया, डेथ ऑफ पार्टनर को कवर किया। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम पार्टनरशिप के सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसे डिस्कस करेंगे। ओके, आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को आगे पढ़ने से पहले, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मीन्स डाइल्यूट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। और हम यहाँ बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब एक पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसे डिसोल्यूट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन मीन्स टू एंड। तो हम किसे खत्म कर रहे हैं? यहाँ एक पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहे हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने क्या कहा आपसे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म and dissolution of partnership are two different things. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। ओके, जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो यहां पे बिजनेस क्या हो जाता है? एंड्स कंप्लीटली। यानी कि जो पार्टनर्स मिलकर अब तक एक बिजनेस चला रहे थे, उनका बिजनेस अब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम यहाँ सिर्फ पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप मतलब क्या? एक म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। मान लेते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। अब मान लेते हैं कि एक न्यू पार्टनर आ रहा है, सी। ठीक है, तो सी के आने के बाद जब सी भी आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ? जो पुराना सिचुएशन था, ए और बी पहले प्रॉफिट शेयर करते थे, लॉस शेयर करते थे आपस में। अब सी के आने के बाद ये प्रॉफिट या लॉस ए बी एंड सी तीनों में बटेगा। ठीक है, यानी प्रीवियस जो पार्टनरशिप थी, प्रीवियस जो इनके बीच में एक रिलेशनशिप था ए और बी के बीच में, वो चेंज हो गया। राइट? सो dissolution of partnership can occur in many situations, such as admission of partner, okay, retirement of partner, और death of partner। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या रिटायर हो जाता है वो पार्टनर, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो, ओके, उन इन सभी केसेस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, पहले के पार्टनर्स हैं, एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के पहले के जो पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनके बीच का एक तरीके से आप कह सकते हैं
सिनेरियो चेंज हो गया, उनके बीच का रिलेशनशिप चेंज हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज टॉपिक्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस। हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे सिचुएशंस को देख लिया है, समझ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं पूरे के पूरे बिजनेस बंद होने के बारे में, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, so let's proceed. Meaning of dissolution of firm. Dissolution of firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. यानी कि ए और बी और सी अगर एक पार्टनर्स हैं, एक चला गया, फिर भी ए और बी तो हैं, बिजनेस तो चल रहा है ना। जब ये ए और बी भी ना रहें बिजनेस के अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो बिजनेस देख रहे हो ना, ये बिजनेस जो है, ये पूरा का पूरा बिजनेस, इट कम्स टू एन एंड। उस सिचुएशन को आप कहते हो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब पार्टनरशिप जो है, सभी पार्टनर्स के बीच की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है, राइट। नेक्स्ट, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अब सिंपल सी बात है, इफ यू आर डिसॉल्विंग योर बिजनेस, इफ यू आर एंडिंग योर बिजनेस, तो बिजनेस के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, एट द सेम टाइम बिजनेस के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें पे करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई रात में बस शटर गिराया और अगले दिन गायब। भाई पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हो, एक प्रेमिसेस आपने लेके रखा हुआ है, पूरा सेटअप है आपके पास, एसेट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना बिजनेस जो है रातों रात उठाकर जा नहीं सकते। आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें भी पे ऑफ करना जरूरी है। तो बात को समझिएगा, बिजनेस बंद होता है तो क्या होता है, एक बिजनेस को वाइंड अप करने के पहले जो भी एसेट्स होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है। एसेट से बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एसेट्स को बेचने के बाद जो भी आपको फंड्स मिले सिर्फ उसी से आप लाइबिलिटी पे करेंगे। इन केस एसेट्स बेचने के बाद जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है टू मीट एनी फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, देन पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स को यूज करके उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। ओके, सो एक बात समझ लीजिए कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। मतलब एसेट्स जो है उसे बेच दिया जाता है, एसेट्स को बेच देते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, any balance is paid to partners in settlement of their accounts. Any balance is paid to partners in settlement of their account का मतलब अगर कुछ बच जाता है, भाई कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एसेट बेचा, सारे एसेट्स बेच दिए और उसके बाद जो कुछ भी फंड्स बचे उस फंड्स में से आपने लाइबिलिटी भी पे कर दी। लाइबिलिटी पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया तो उस बचे हुए पैसे को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक बिजनेस था किसका, पार्टनर्स का ही था, राइट। तो जो कुछ भी बचा कुचा होगा वो भी किसे किसे मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा, राइट। सो एनी बैलेंस इज पेड टू पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। ठीक है, any shortfall to meet outside liability is met by the partners from their private assets। मैंने कहा था अगर लाइबिलिटी पे करने के टाइम पे जो फर्म के एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं उन पे बात आ जाती है। यानी कि पार्टनर अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी लाइबिलिटी पे करेगा। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, आपको कौन कौन से अकाउंट्स से डील करना है या कौन कौन से अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नया टाइप ऑफ अकाउंट है जो आप पर्टिकुलरली इसी चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो भाई कहीं पीछा ही नहीं छोड़ता आपका पार्टनरशिप में। ठीक है, स्टार्टिंग से हमारे साथ है, एंडिंग तक साथ रहेगा। आफ्टर दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को, ठीक है, अब जो बिजनेस है वो तो वाइंड अप हो रहा है, ठीक है, तो उसके लोन का जो कुछ भी अमाउंट होगा वो आप सेटल करोगे और उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे। एट लास्ट
मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जब एसेट्स आप बेच चुके हैं, लाइबिलिटीज को आपने पे ऑफ कर दिया, तो एसेट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बचा आपके बिजनेस में। एंड इफ देयर इज नो एसेट और लाइबिलिटी प्रेजेंट इन योर बिजनेस, देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट तो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों को रिकॉर्ड करती है। एसेट्स बेच दिए मैंने, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, मतलब दोनों ही नहीं बचे मेरे पास। यानी इन डिसोल्यूशन आप बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करते। फिर क्या प्रिपेयर करते हैं? आप प्रिपेयर करते हैं कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट एट लास्ट, सबसे लास्ट, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको कितना कैश मिला, एट द सेम टाइम कितना कैश गया आपके पास से, और अगर कुछ रिमेनिंग बचा है तो वो पता चल जाएगा आपको। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं जो आपको डिसोल्यूशन के केस में प्रिपेयर करने होते हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, कैश और बैंक अकाउंट। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। ओके, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? इट इज ओपन ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के केस में ही ओपन किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन इज डिफरेंट, रियलाइजेशन इज डिफरेंट। जब एसेट या लाइबिलिटीज कितने से कम या ज्यादा हुई ये रिकॉर्ड करना है, तो वो है रिवैल्यूएशन। जब एसेट्स बेच दे और लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दें, ठीक है, और इन सभी अमाउंट को आपको रिकॉर्ड करना है, तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये एक नॉमिनल अकाउंट है बाय नेचर। कोर्स ये इट इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस अकाउंट इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। एसेट्स बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करके अल्टीमेटली पार्टनर्स के हाथ में क्या आया? प्रॉफिट आया या लॉस आया, ये आपको पता चलता है। यानी कि प्रॉफिट या लॉस से डील कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। It determines the amount of profit, determines the amount of profit or loss after the assets are sold and liabilities are paid off। जो मैंने आपसे कहा अभी, इससे आप ये पता लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ आपको, कब? जब एसेट्स को बेच दिया गया एंड लाइबिलिटीज को क्या किया? पे ऑफ कर दिया। ठीक है, एसेट्स को बेच दिया, लाइबिलिटी को पे कर दिया, उसके बाद आपके हाथ क्या आया? अगर और पैसा लगाना पड़ा या कुछ बचा ही नहीं है, वही तो लॉस है। ठीक है, या फिर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इस प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करता है। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड व्हेन यू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हम सभी एसेट्स को मेरा मतलब, जैसे कैश या बैंक, ये दो ऐसे अकाउंट होते हैं जिनको आप रियलाइज नहीं कर सकते, बेच तो नहीं सकते। भाई कैश को आप बेचोगे कैसे? बैंक को आप बेचेंगे कैसे? बैंक बैलेंस आप बेच तो सकते नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली दोज एसेट्स आर रिकॉर्डेड जिनको आप बेच सकते हैं, जिनकी मार्केट में कुछ वैल्यू है। ओके, तो कैश और बैंक को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सभी लाइबिलिटीज को किसको छोड़ के? पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को हटा के बाकी सभी लाइबिलिटीज जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस के बाहर की लाइबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस को किसी बैंक का लोन पे करना है, क्रेडिटर्स हो गए, राइट, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, व्हाट्सोएवर। तो ये सभी क्या होंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगे और इनको आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स लोन को नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल को रिकॉर्ड पार्टनर्स के नहीं किया जाएगा। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, एसेट्स को रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड बाय फर्म आर डेबिटेड। डिसोल्यूशन एक्सपेंस इनकर्ड बाय फर्म आर डेबिटेड का मतलब, जब आप फर्म बंद कर रहे हो, बिजनेस बंद कर रहे हो, एसेट्स को बेचना है, तो भाई कुछ भाग दौड़ लगेगी, उसमें कुछ एफर्ट्स लगेंगे, पैसा खर्च होगा। ठीक है,
तो बिजनेस बंद करने के खर्चे को आप कहते हो डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एंड दीज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर आल्सो रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस है तो ऑफ कोर्स बाय नेचर एक्सपेंस को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? नॉर्मल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट? तो डेबिट में आप इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज दिख रही होगी आपको, ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये एक इमेज है, ये पूरा टू साइड है आपका, टू लैंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू बिल्स रिसीवेबल, टू साइड है, ये पूरा क्या है? टू साइड है। एंड दिस इज बाय साइड। ओके, बाय 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 साइड। अब अभी जो हमने डिस्कस किया उसे देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सभी एसेट्स को जो फर्म के बुक्स में अवेलेबल है, इट मींस फर्म के बैलेंस शीट में, लास्ट बैलेंस शीट में अवेलेबल है, उन सभी एसेट्स को आप डेबिट में रिकॉर्ड करते हो। ये रहा डेबिट साइड, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं इतने एसेट्स हैं आपके पास, तो इनको आपने पहले टू में रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर दैट जो भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स अगर आपके बुक्स में है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके, ये भी आप रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि लाइबिलिटी साइड में गिवन होती हैं, लाइबिलिटी नेचर है इनका, तो इन सभी लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हो। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक, अब क्या करेंगे? एसेट्स रिकॉर्ड कर दिए, लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि किस एसेट को कितने में बेचा जा रहा है, या कौन सा एसेट कितना अमाउंट रियलाइज कर पा रहा है। 15,000 का कोई एसेट है, 15,000 का कोई फर्नीचर है, हो सकता है उसको बेचने के बाद आपको 20,000 मिल जाए, तो 20,000 आपको रिकॉर्ड करने होंगे। कम भी मिल सकते हैं, तो जितना भी अमाउंट आपको मिला वो आप रिकॉर्ड करोगे। एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि कोई लाइबिलिटी की जो एक्चुअल अमाउंट है उसी अमाउंट पे आप उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं क्रेडिटर्स है आपके पास 5,000 रुपीज का बुक्स में। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रेडिटर्स आर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,000, मतलब 1,000 कम में आपने क्रेडिटर्स को निपटा दिया भाई। यानी कितने में निपटाया? 4,000 में। तो आप इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे? देखिए, कोई भी एसेट जो आप बेच रहे हो उसको आप कहाँ लिखोगे? बाय कैश या बाय बैंक, सेल ऑफ एसेट। ठीक, पर अगर इन एसेट्स में से कोई भी एसेट को कोई पार्टनर खुद ले लेता है, खरीद लेता है, तो आप यूज करेंगे उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कब? जब एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किसी एसेट को पार्टनर ने ले लिया। अगर किसी पार्टनर ने ले लिया तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज कर लीजिएगा आप। ए ने ले लिया तो एज कैपिटल अकाउंट। ठीक, इन द सेम वे ये जो लाइबिलिटीज आपको दिख रही हैं, लाइबिलिटीज बाय में आपने रिकॉर्ड करी, लेकिन जब पे करोगे तो कहाँ जाएंगी? ये देखो, कैश बैंक, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी जैसे जैसे आप पे करते जाओगे जितने भी रुपए में, वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। सेम वे में जैसे एसेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया, लाइबिलिटी को भी पे ऑफ कर सकते हैं कुछ पार्टनर्स, तो आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे? अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ किया है, तो आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज कर लोगे, लाइबिलिटी एज्यूम बाय द पार्टनर्स। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ ये चीज होती है कि थोड़ा सा समझिएगा। जब अनरिकॉर्डेड है मतलब बुक्स में तो अवेलेबल है नहीं, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, टू में तो नहीं लिखोगे। लेकिन उसको अगर रियलाइज कर रहे हो, डायरेक्टली बेच रहे हो, तो कुछ पैसा तो मिलेगा, तो आप डायरेक्टली उसे कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बाय साइड में एसेट्स ने जितना भी अमाउंट आपको निकाल कर दिया, उसको बेचने के बाद जितना भी अमाउंट आपको मिला अनरिकॉर्डेड एसेट का, आप बाय साइड में बाय कैश करके लिख देंगे। एट द सेम टाइम
इफ देयर इज एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसके साथ भी यही कहानी है। अनरिकॉर्डेड है मतलब बुक्स में तो नहीं लिखी, यानी आपने बाय में तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अगर उसे पे कर रहे हैं तो आप इसे टू कैश या टू बैंक करके पे ऑफ कर सकते हैं। एट लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, हम्म, इसमें यहाँ पे एक चीज आपको देखने को नहीं मिल रही है आई गेस। एक चीज और आती है, टू कैश बैंक में ना आप रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको मेंशन करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना इनकर किया एक फॉर्म ने, तो जितना भी खर्च किया है डिसोल्यूशन करने में, वो अमाउंट आप टू कैश या टू बैंक करके नोट कर लेंगे। ओके। एट लास्ट ये सारा पूरा का पूरा टू साइड का टोटल बाय साइड का टोटल करेंगे। इफ टू साइड कम पड़ता है तो प्रॉफिट माना जाएगा और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे रिस्पेक्टिव रेशियोज में। अगर बाय साइड कम पड़ेगा तो लॉस माना जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिस्पेक्टिव रेशियोज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ओनली। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ डिसोल्यूशन, जब एक बिजनेस बंद हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके। रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप स्टार्ट कर देते हैं, आई गेस आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको रिवैल्यू करना पड़ता है एसेट और लाइबिलिटीज को। तो एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ तक आपका रिवैल्यूएशन। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में बनता है रियलाइजेशन। तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एनी एसेट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट। If no information is given for any asset sold or liability paid, it is assumed they are realized for the same amount. अगर किसी एसेट की अमाउंट गिवन है आपको बुक्स के अंदर, बट उस एसेट को कितने में बेचा गया इसकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, या फिर कोई लाइबिलिटी आपको गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, बट उस लाइबिलिटी को कितने में पे ऑफ किया गया, दिस इज नॉट मेंशन्ड। इन बोथ द केसेस, इन दोनों ही केसेस में जब आपको अमाउंट नहीं पता कितने में बेचा या कितने में पे किया, तो आप सेम वही अमाउंट ले लोगे जो उस एसेट या लाइबिलिटी का अमाउंट है। ठीक है, सेम अमाउंट आप ले लेंगे, बट किसी भी एसेट या लाइबिलिटी को आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने उसे रिकॉर्ड किया है, एसेट को टू साइड रिकॉर्ड किया है, लाइबिलिटी को बाय साइड रिकॉर्ड किया है रियलाइजेशन अकाउंट के, तो उन्हें बेचना तो पड़ेगा और पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो इट्स टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। जितना भी कुछ हमारा डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ओके, आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग फर्नीचर, जिसकी बुक वैल्यू है 50,000 और रियलाइज्ड वैल्यू है उसकी 54,000। ओके, देखिए, एक फर्नीचर एक एसेट है, राइट। एसेट की बुक वैल्यू आपको गिवन है और उस एसेट को कितने में बेचा गया, इस ये वैल्यू गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है आपको। अब मैंने बताया था आपको रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा रहता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या अब एसेट है तो उसको आप रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पे। फर्नीचर को आपने रिकॉर्ड कर दिया, कितने का था फर्नीचर, 50। ठीक है, एसेट को रियलाइज कितने में किया गया, बेचा कितने में गया, 54 में, मतलब आप इसे लिख देंगे बाय कैश 54 में आपने इसे सोल्ड आउट कर दिया। तो अब अगर मैं जर्नल एंट्री आपको बनाने के लिए कहूं तो आप बहुत आसानी से इस अकाउंट के बेसिस पे जर्नल एंट्री एज्यूम कर सकते हैं। टू में क्या है,
फर्नीचर यानी ऑपोजिट क्या है, रियलाइजेशन, यानी जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक, अमाउंट कितना, 50। जब इसे बेच दिया तो कैश कहाँ है, बाय साइड में। बाय में अगर कैश है तो उसके ऑपोजिट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस जब आप बेच दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कितने में बेचा, 54 में। तो इन दोनों एंट्रीज में से कोई एंट्री अगर आपको दिख रही है विद द सेम अमाउंट तो वो आपका आंसर है। ओके, एंट्रीज तो दो बनेंगी, एक रिकॉर्ड करने की और एक रियलाइज करने की। अब इनमें से कौन सी एंट्री सही है देख लेते हैं। रियलाइजेशन टू फर्नीचर 50, रियलाइजेशन टू फर्नीचर 50, ये एंट्री है, बिल्कुल है। फर्नीचर टू रियलाइजेशन, यहाँ कहीं फर्नीचर टू रियलाइजेशन की एंट्री दिख रही है क्या आपको, ऐसी तो कोई एंट्री है ही नहीं। ठीक है, तो ये एंट्री गलत है। कैश टू फर्नीचर, कैश टू फर्नीचर की कोई एंट्री दिख रही है क्या आपको, इन दोनों में, ये एंट्री वन या एंट्री टू, इनमें कहीं दिख रही है क्या आपको, नहीं है, तो ये भी गलत है। डी, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन तो दिख रहा है मुझे, बट अमाउंट देखिए डिफरेंट है, राइट। तो अब क्या करें, ये भी एंट्री गलत है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, रियलाइजेशन टू फर्नीचर 50,000, ये एंट्री आपको दिख रही है और यही एंट्री आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इफ एनी पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म इट कैन बी टर्म्ड एज, अभी डिस्कस किया था चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है। ठीक है, तो जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलोगे, डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है सुनने में, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, नहीं, तो क्या करें। पार्टनर रिटायर होता है, एक पार्टनर रिटायर हो गया, कुछ पार्टनर्स तो बचे होंगे ना, कुछ तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बचे होंगे, मतलब बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहा है, पर चेंज क्या हुआ, पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो गया। इट मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनर रिटायर हुआ, एडमिट हुआ, डेथ हुई किसी पार्टनर की, दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सभी पार्टनर्स चले जाते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियलाइज्ड, किसको आप रियलाइज नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते। पेटेंट एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, पर ऑफ कोर्स फिक्स एसेट है, बेच तो सकते हैं अभी पेटेंट को, आपके पास पेटेंट है तो आप किसी और कंपनी को, किसी दूसरे बिजनेस को बेच सकते हो। ट्रेडमार्क, ये भी इंटेंजिबल एसेट है बट बेचा जा सकता है, इसके बदले कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं आपको। क्रेडिटर्स, भाई क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जाता है पैसों के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये आपका एक सही ऑप्शन है, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप रियलाइज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप इसे रिकॉर्ड तो करते हैं, बाय साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसे रिकॉर्ड करते हैं, बट इसे पे ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे आप पे नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ बाय साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट, इनमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, टू साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, डेटर्स टू साइड रिकॉर्ड करेंगे, एट द सेम टाइम फिर उसको आप रियलाइज भी करोगे,
ठीक है। लोन बाय ब्रदर, किसी पार्टनर ने अपने भाई से लोन लिया है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है ये। पार्टनर ने भाई से लोन लिया, भाई पार्टनर थोड़ी है, ब्रदर इज नॉट द पार्टनर, ठीक है। तो आप कई बार ऐसा देखोगे कि क्वेश्चन में रहता है वाइफ्स लोन, ब्रदर्स लोन, ठीक है, मतलब आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया है, पार्टनर ने किसी भी पर्सन से लोन लिया हो, फिर चाहे उसका ब्लड रिलेशन वाला ही क्यों ना हो, वो है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रिकॉर्ड तो होगी, तो ये भी इफेक्ट करेगी रियलाइजेशन अकाउंट को। रिजर्व फंड, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट गिवन होता है रिजर्व फंड। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या जो भी है, इस टाइप के जो फंड्स होते हैं इन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जब इस टाइप का कोई रिजर्व आपको गिवन होता है, कौन सा रिजर्व, जैसे रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड को भी आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। यानी ये आप पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करोगे, नॉट इन रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज योर आंसर बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर रियलाइजेशन अकाउंट। ओके। Unrecorded assets taken over by partner are shown in unrecorded assets taken over by partner। कोई एसेट है, उसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने उसे बेच दिया, बेचे कुछ पैसे तो मिले, पर किसने बेचा, किसने लिया, किसी पार्टनर ने ही एक एसेट को ले लिया। और मैंने बताया था आपको, जब कोई पार्टनर एसेट को ले लेता है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, मान लो ये एसेट है, इसको आपने रिकॉर्ड किया किसी अमाउंट पे, पर इस एसेट को कोई पार्टनर ले रहा है, मान लो ए ले रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट, जितने में भी ले रहे हो, ठीक है, ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या, डेबिट में कौन, डेबिट में क्या है, कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन क्या क्या है। क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट जो पार्टनर ले ले उसको कहाँ शो करोगे, क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन, क्रेडिट ऑफ बैंक, डेबिट ऑफ बैंक। कहाँ उसको शो किया, ये डेबिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट का, ये क्रेडिट साइड है। टेकन ओवर, अब अनरिकॉर्डेड एसेट है तो मतलब ये यहाँ तो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक, यहाँ रिकॉर्ड तो नहीं किया होगा आपने, बट आपने क्या किया, किसी पार्टनर ने इसको ले लिया, तो ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बोल रहे हैं, आर शोन इन क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो देख लीजिए, ये एसेट को आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड एसेट जो ले लिया गया इसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो। डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, डेबिट में तो क्यों रिकॉर्ड करेंगे भाई, अनरिकॉर्डेड है वो तो, है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ यहाँ लिख ही नहीं सकता। क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की तो बात ही नहीं आती, ये गलत ऑप्शन है। डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ तो बन नहीं रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट तो ओपन होगा ही नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप डिसोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यू शुड बी एबल टू फ्रेम और कंप्यूट रियलाइजेशन अकाउंट। बिकॉज अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं और उसे अच्छी तरीके से कंप्यूट कर लेते हैं, तो 80% जो क्वेश्चंस हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड ही होते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
कीप कंटिन्यूइंग टू वॉच आवर वीडियोस। आगे की सीरीज में हम जो है कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। और शेयर्स को पहले डिस्कस करेंगे उसमें। तो आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।